हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 14 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में। वैसे तो आज का दिन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये सबसे इम्पॉर्टेंट त्यौहार माना जाता है, बट आप सभी को पता है कि बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट आज के दिन भी आपको कुछ संडे एडिटोरियल के साथ ही बिताना पड़ेगा। फिलहाल आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर हम फोकस करते हैं। कुछ ये सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आए हुए थे, जिनमें से पहला वापस से वही कोविड वैक्सीन एज यूजुअल चल रहा है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के इस पूरे न्यूज़पेपर में। यहाँ पर डार्क जीनोम की बात की जा रही है, यहाँ पर भी एक प्रकार के जीनोम मैपिंग की बात की जा रही है, और यहाँ पर एक नया टॉपिक है जिसका नाम है नैनो फोटोनिक्स। यहाँ पर एलिफेंट के टेल जो होती है उसके जब सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ हेयर्स ग्रो होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है पीआईबी से, उसका है मैपिंग सिस्मिक हजार्ड ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। अभी आपको भी पता होगा, हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले ही अर्थक्वेक्स, अभी यहाँ पर ट्रिमर्स हम झेल रहे हैं, बट स्टिल उसका कुछ अलग रीज़न था। यहाँ पर हम लोग ईस्टर्न हिमालयाज के बेसिस पर जो भी अर्थक्वेक्स आते हैं, वहाँ पर सदिया ब्रिज है या फिर अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, वहाँ पर एक बढ़िया तरीके से सिस्मिक हजार्ड मैपिंग की जा रही है। उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, और फिलहाल हमारा जो मकसद होगा इस आर्टिकल को पढ़ने का वो होगा कि हम अर्थक्वेक के साइंस को पढ़ सकें। ठीक है, कैसे आता है, क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने डिजास्ट्रस होते हैं, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम बात करते हैं नैनो फोटोनिक्स की। देखो, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में नैनो फोटोनिक्स को जिस हिसाब से समझते हैं, उससे पहले क्रिस्टल्स को समझते हैं। क्रिस्टल्स हमारे चारों तरफ हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए नमक का एक क्रिस्टल लेके आओ आप। ठीक है, कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा, कुछ इस डॉट के बराबर। अगर मैं बोलूँ आपको कि ये क्रिस्टल आपको बेंड करना है या बीच से तोड़ना है, काटना है, क्या ये नॉर्मली पॉसिबल है? और ये तो नमक का क्रिस्टल है। अगर मेटेलिक क्रिस्टल हो इतना ही बड़ा तो क्या होगा? बहुत मुश्किल है। इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें नैनो लेवल पर बात करना पड़ेगा या फिर नैनोमीटर स्केल पर बात करना पड़ेगा। यहाँ पर जब हम नैनो फोटोनिक्स की बात करते हैं तो नैनो मतलब तो हो गया, चलो हमारा नैनो स्केल पर हम बात कर रहे हैं। फोटोनिक्स का मतलब होता है हमेशा किसी लाइट सोर्स से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि हम लोग अगर नैनोमीटर स्केल पर लाइट के बिहेवियर में चेंजेस करते हैं या फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पढ़ते हैं, वैसे स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं? नैनो फोटोनिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आता है कि ये जो नैनो फोटोनिक्स है ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अगला स्टेप है। मतलब नॉर्मली अभी तक तो हम लोग मोबाइल फ़ोन के अंदर में, आपको याद होगा, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ग्रीन ग्रीन कलर का, उसमें बहुत सारे लाइन्स ऐसे ऐसे ड्रॉ होते हैं, वो सारे मेटल्स से ड्रॉ होते हैं, और वो एक नॉर्मल इंटीग्रेटेड सर्किट है। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बियॉन्ड जाके सोचेंगे, तब बात आती है नैनो फोटोनिक्स की। ये एक ऐसा साइंस है जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा रिसर्च्ड नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से इस पे काम चल रहा है। यहाँ पर नॉर्मल इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं बनती है, यहाँ पर ये लोग बनाने की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग OPIC बोलते हैं, ऑर्गेनिक फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये जो ऑर्गेनिक फोटोनिक है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिलिकॉन या सिलिकॉन बेस्ड कोई भी मेटेलिक मटेरियल्स का यूज़ करके हम लोग कुछ इस प्रकार का प्रिंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स बना सकते हैं। यहाँ पर जो अभी मैं शुरुआत में क्रिस्टल्स की बात कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था ताकि हम इन सभी जगहों पर हमें जहाँ पर भी बेंड करना है, मान लीजिए यहाँ पर एक डिटेक्टर है और यहाँ पर कोई एक मॉड्यूलेटर या कुछ भी आप बोलो सोर्स है, सिंपल भाषा में समझते हैं, तो क्या होगा कि लाइट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। ठीक, यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग? लाइट का यूज़ कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं नैनो फोटोनिक्स में, एक तो हम लोग लाइट का यूज़ करेंगे डेटा ट्रांसमिशन के लिए, या फिर कुछ भी ट्रांसमिट करना है तो हम नॉर्मली लाइट का सोर्स यूज़ करेंगे, बजाय कि अभी तक हम जो करंट बेस्ड चलते हैं। दूसरी चीज़, नैनो फोटोनिक्स को समझने का और एक आसान तरीका ये है कि हम लोग को ऑप्टिकल फाइबर पता है। ऑप्टिकल फाइबर सीधा हो या फिर बेंड हो, कोई मतलब नहीं होता। अगर यहाँ पर एक लाइट रे अंदर घुसता है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना से अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होता रहता है। ठीक, और इससे बाहर निकल ही नहीं पाता जब तक ये खुल न जाए। मतलब कि यहाँ से अगर हम ये ऑप्टिकल फाइबर को कट ना कर दें, तो एक बार कट किया तो बाहर निकल गया। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से भेजा था, बिना किसी लॉस के वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से बाहर निकल गया।
इसीलिए तो आजकल हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी में ऑप्टिकल फाइबर वाला नेटवर्क लेना चाहते हैं ताकि हमारा स्पीड तेज हो सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉसेस बहुत कम है। अब आप समझो, इसी को अगर हम लोग नैनोमीटर की स्केल पर लेते आए तो बनेगा हमारा नैनो फोटोनिक्स। अभी बहुत सिंपल हो गया ना। तो समझो कि ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट हमें अगर बनाना है तो भी नैनो फोटोनिक्स काम आ सकता है। यहाँ पर एक और चीज का जिक्र किया गया था जिसका नाम है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। क्या नाम है? डरिएगा मत इन सब टर्म से। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इनमें बस यही है कि हम एक एटॉमिक फोर्स का यूज करके हम लोग ऐसे क्रिस्टल्स को बेंड कर सकते हैं, बीच से स्लाइस कर सकते हैं और इनको उठा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, इनका क्लीवेज या फिर बीच से केवल एक सिंबल बना के काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इस फोर्स का यूज करके। तो इन्होंने ना एक स्टेप फर्दर, ये इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद में हैं ये लोग, और यहाँ हैदराबाद के साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें की हैं। हालांकि और भी दूसरे दूसरे देशों के भी साइंटिस्ट इस पूरे चीज़ में इन्वॉल्व हैं, बट स्टिल इन लोगों ने ऐसा नैनो फोटोनिक्स करके ना एक नया एक डायमेंशन ओपन किया है। हालांकि ये डायमेंशन नया नहीं है, बहुत पुराना है, बट स्टिल इस पे इस बार बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है। तो तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा आर्टिकल मान लीजिए हम कौन सा उठा लें, चलो ये हाथी के पूंछ वाला उठा लेते हैं। इसमें ना एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये जो हाथी के पूंछ होते हैं, इनके जो बाल हैं, हेयर्स होते हैं ना इसमें, इनका लेंथ क्या इनके साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है क्या? तो रिसर्च अभी तक ऐसा जो भी कंडक्ट हुआ है ना, उसमें यही बोला जा रहा है कि हाँ देखो कर सकते हो। यहाँ पर इन सभी जानवरों में या फिर हम सब के अंदर एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। ठीक है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है ना, वो बेसिकली एक स्टेरॉइड हार्मोन है। हम अपने पूरे लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं या फिर बहुत खुश हैं, इन सब के अगेंस्ट एक कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा जो है ना वो रिलीज होता है। ये जब भी रिलीज होता है तो जैसे ये हेयर ग्रोथ की बात है या फिर इन सब पे एक इम्पैक्ट डालता है। इन्होंने ना एक स्टडी कंडक्ट की कि अगर हम लोग हाथी के पूंछ के ये जो बाल हैं, अभी तक तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते थे कि ये इंसेक्ट्स और कोई भी फ्लाइज वगैरह भगाने में काम आता है, लेकिन जो इनके पूंछ के बाल की लेंथ है, ये लेंथ ये दर्शाता है कि ये कितना स्ट्रेस्ड है। ठीक है, बस यही एक बात थी। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हाँ पता होना चाहिए हम लोग को, नॉर्मल जनरल साइंस है ये सब। यहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं, एक है कि डिटेल्ड जीनोम मैप किया गया है मलेरिया वेक्टर का, और दूसरा है यहाँ पर डार्क जीनोम्स की बात। दोनों को थोड़ा कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे जीन्स हैं। ठीक है, बात है जून 26 2000 की, मतलब 26 जून 2020, अप्रोक्सीमेटली आज से 20-21 साल पहले की बात है। ये जो 2 डिकेड्स बीते हैं, उस टाइम के जो फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन साहब, उन्होंने बड़े ही टशन के साथ ये अनाउंस किया कि भाई हमने ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कंप्लीट कर ली है, और आज हमारे सामने, उस टाइम उन्होंने बोला कि भाई हमारे सामने एटलीस्ट ऐसे 20,000 जीन्स हैं, या फिर हम बोलें 20,000 नोन जीन्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। ये हमने ट्रैक कर लिया है, और पिछले 20 सालों से ये नंबर बहुत स्टेबल था, हम देख नहीं पाते थे। इस आर्टिकल में ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा गया। जब इनसे पूछा गया कि भाई अब चेंज क्या हुआ, तो उन्होंने बोला जो ये 20,000 नोन जीन्स है ना, अब समझो कि हमारे पास 1,94,000 जीन्स ऐसे लगभग हैं। पिछले 7 साल के रिसर्च में हमने इतने नए जीन्स डिराइव कर लिए। तो इन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, तो फिर ये पहले क्यों नहीं पता चल पाया हमें? उन्होंने बोला देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारी टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन बढ़ती जा रही है का क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी पोर्शन हम अगर उठाते हैं, मान लो पहाड़ के ऊपर से अगर हम लोग सैटेलाइट इमेजिंग लेते हैं, तो शुरुआती दिनों में 10 साल 15 साल 20 साल पहले हम केवल उसके टॉप पोर्शन को देख पाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, हम देख पाते हैं कि वैलीज में क्या है, उनके छोटे छोटे जो भी जानवर जीव जंतु हैं उन सबको भी हम थोड़ा ट्रेस कर पाते हैं। तो ये इवोल्यूशन हुआ है जहाँ पर जो डार्क रीजन है उसको भी हम देख पा रहे हैं। सिमिलरली जैसे डार्क वर्ड क्यों यूज़ होता है, हम लोग डार्क इंटरनेट यूज़ करते हैं। डार्क इंटरनेट क्या होता है, जो यूजुअली प्रेजेंट तो है बट हमें दिखाई नहीं देता है। पूरे यूनिवर्स में डार्क मैटर है जो कि यूजुअली है तो, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, परसीव नहीं कर पाते। सिमिलरली अभी तक के लिए वो डार्क जीनोम थे जो कि हमें दिख नहीं पाते थे लेकिन प्रेजेंट होते थे। ठीक है, तो अभी जो ये डार्क जीनोम है ना, वो भी धीरे धीरे निकल के सामने आने लगा है। तो अब इससे फायदा क्या होगा? देखो जब भी डार्क जीनोम हमें मिलता है तो हम एक तरीके से ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं।
और मैं तो यूँ कहूँगा कि एक स्टेप नहीं, बहुत सारे स्टेप्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने ऐसे डार्क जीनोम्स को एक नया वर्ड दिया, क्योंकि जो अभी जीन की डिफिनीशन है उसमें ये सब फिट नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम एक नया नाम दे देते हैं, इसका नाम है NORF। इसका मतलब है नॉवेल ओपन रीडिंग फ्रेम्स। ठीक है, अब ये ओपन रीडिंग फ्रेम्स हमारे लिए क्या लेकर आते हैं? देखो क्या होता है कि अभी तक हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत सारे जीन्स काम आते थे। सोचो कि हमने अगर कोई ड्रग बनाया या फिर कोई वैक्सीन डेवलप की है, तो अभी क्या होता है कि NORF अगर नहीं पता है, हम लोग को लिमिटेड प्रोटीन्स के सिंथेसिस के बारे में ही पता है, तो हम लिमिटेड प्रोटीन्स डेवलप करने की बात करेंगे। यहाँ तो एक पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल गया कि हमारे सामने तो इतने सारे जीन्स हैं, तो हम इनसे बहुत सारी प्रोटीन्स बना सकते हैं। और इनका एक खासियत भी है कि ये बायोकेमिकल रेगुलेशन के साथ आते हैं, मतलब कि हम किसी भी नए प्रोटीन में इनको चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज होंगी अब आगे आने वाले टाइम पर। जो हमारे वैक्सीन डिपार्टमेंट है, ये वैक्सीन डिपार्टमेंट या फिर ड्रग डिपार्टमेंट में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। मतलब कि जो भी ड्रग्स हम ले रहे हैं, ड्रग्स मतलब कि मेडिसिन, जो भी मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं, उनमें एक ट्रिमेंडस चेंज हम देख सकते हैं आगे आने वाले समय में इस डार्क जीनोम के मिलने से। तो ये तो हो गया चलो प्लम्बिंग द डार्क जीनोम फॉर न्यू जीन्स। यहाँ पर एक और आर्टिकल है कि हमने मलेरिया वेक्टर के डिटेल्ड जीनोम के बारे में पढ़ लिया है। देखो क्या है कि अभी हमारे पास एक है एशियन मलेरिया वेक्टर मॉस्किटो, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है एनोफिलस, पता नहीं शायद आपको पता भी हो, एनोफिलस स्टेफेंसी। ठीक है, ये जो एनोफिलस वेराइटी के मच्छर होते हैं ना, ये थोड़े ज़्यादा घातक होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मलेरिया कॉज करने वाले होते हैं। तो ये जो एशियन मलेरिया वेक्टर मॉस्किटो हैं एनोफिलस स्टेफेंसी, इनके जीन्स में भी ना हमने बहुत सारे चेंजेस देखे। अभी तक हमें क्या समझ में आता था कि लगभग लगभग इनके पास 3000 जीन से ज़्यादा है। लेकिन ये जो 3000 जीन्स हैं, इनका काम क्या है? इनका काम सिंपल सा है कि भाई ये लोग खून चूसते हैं ना, तो क्यों चूसते हैं, उसके बाद इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये जो खून अपने अंदर यहाँ पर भर ले रहे हैं, तो यहाँ पर फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, कैसे पच रहा है, इंजेक्शन कैसे हो रहा है, उन सभी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म क्या है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ रहे थे। और इन सबको पढ़ते हुए हमने एक टारगेट रखा कि भाई हमारा नेशनल गोल ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया है। तो ये जो एलिमिनेशन का गोल है उसको रखा गया 2030 तक, कि 2030 तक हम अपने देश से मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे। उसी सीक्वेंस में अभी ये जो एनोफिलस स्टेफेंसी है, इसके 29 अनडिटेक्टेड जीन्स पता चल गए। अब ये जो 29 अनडिटेक्टेड जीन्स हैं, इनके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इनके ग्रोथ मतलब कि ये जो जिस हिसाब से स्प्रेड होते हैं ना, ये लोग अभी तक केमिकल पेस्टिसाइड से रेसिस्टेंट थे, ये जीन में पता चल रहा है। तो हम अगर इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे, या फिर केमिकल पेस्टिसाइड जो हम बना रहे हैं उसको इसके रेसिस्टेंट के हिसाब से बनाएंगे ना, तो अभी एनोफिलस स्टेफेंसी का भी रेट और कम हो पाएगा। तो जो हमारा गोल है 2030 में कि हम मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे इंडिया से, तो वो और अच्छे से फुलफिल होगा। सिंपल सा इतना ही इसमें लिखा गया है। इसके बाद फाइनली ये जो ऊपर वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर ये आर्टिकल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो बातें यहाँ से हमें याद रखनी है। यहाँ पर एक वर्ड है प्लेसिबोस। प्लेसिबोस का मतलब आपने ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स में सुना होगा। प्लेसिबोस आप एक तरीके से फेक मेडिसिन को बोल सकते हैं। फेक मेडिसिन क्या होता है? फेक मेडिसिन यूजुअली, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, बोला कि डॉक्टर साहब पूरे शरीर में बहुत दर्द है, जहाँ छुओ वहाँ दर्द होता है। डॉक्टर समझ गया कि देखो ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, इसको ऐसे ही फील होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसने क्या की कि चीनी की मीठी मीठी गोलियां आपको 3-4 दे दी। ये जो चीनी की मीठी मीठी गोलियां हैं ना, ये एक तरीके से प्लेसिबोज हैं, ये रियल मेडिसिन नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है ना कि क्या ऐसे फेक मेडिसिन या प्लेसिबोज का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने नॉर्मल वैक्सीनेशन ह्यूमन ट्रायल्स प्रोसेस में? मतलब क्या है इसका कि मान लो 1000 लोग को हमें निकालना है और इन पे हमें वैक्सीन का इफेक्ट देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 500 लोग को असली वाली वैक्सीन देंगे और 500 वालों को प्लेसिबोज दे देंगे। फिर इन पे स्टडी करेंगे, इनको नहीं बताएंगे किसके पास प्लेसिबो गया है, किसके पास रियल वैक्सीन गई है। इफेक्ट देखेंगे कि कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन राइज ये होता है कि ये जो हम प्लेसिबोज का यूज़ कर रहे हैं, क्या इस प्लेसिबोज को यूज़ करने की जगह पर हम नॉर्मल अपने जो 2 रिस्ट्रिक्टेड यूज़ वाले वैक्सीन अभी निकल गए हैं, एक है कोवैक्सीन और दूसरा है कौन सा, कोविशील्ड, इनको नहीं यूज़ कर सकते? क्यों? क्योंकि देखो जितने भी 1000 लोग को सिलेक्ट किया जा रहा है, उनका जो ट्रेंड है ना कि अभी मुझे वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए इस पूरे वैक्सीन को फाइनलाइज करने के लिए,
अभी वो मोटिवेशन है नहीं किसी के अंदर। कोरोना का दिन पर दिन केसेस कम होता जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि भाई नॉर्मली जो जितना बुरा प्रभाव पहले था अब उतना हो नहीं रहा है। जो मोर्टेलिटी रेट जितने तेज़ी से उस टाइम बढ़ा था अब वो भी नहीं है। और इनको पता है कि भाई हम जा रहे हैं, पता नहीं हमें असली वाली दवा लगेगी या प्लेसिबो लग जाएगा, पता नहीं कौन सा लगा दें। हो सकता है कि कुछ भी लगा दें, फिर हमारे ऊपर पूरी स्टडी भी कंडक्ट करें और हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर दूसरे नंबर पर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है अगर प्लेसिबोस का यूज़ मत करो तो ये दो रेस्ट्रिक्टेड यूज़ वाले जो वैक्सीन ऑलरेडी हैं हमारे यहाँ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उनका यूज़ कर लो। लेकिन फिर ये हुआ कि जब ये तो रेस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए है ना, इनको कोई खरीद थोड़ी ना सकता है, और जब खरीद नहीं सकता है तो हम यहाँ पर यूज़ कैसे करेंगे। तो ये सारे बस उधड़ बून यहाँ पर टॉपिक्स में डिस्कस किया है कि क्या प्लेसिबोस को यूज़ करना अभी के लिए सही है या नहीं। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेसिबोस क्या होते हैं उतना समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, जो है सिस्मिक हजार्ड ईस्टर्न हिमालयाज के लिए मैपिंग में। ये अगर हम न्यूज़ में देखें ना तो अभी हाल फिलहाल में कुछ जियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, जिससे ये समझ में आया है कि जो हमारा बहुत पहले एक सदिया रीजन में अर्थक्वेक आया था, उसके लिए एक सिस्मिक हजार्ड मैपिंग कर सकते हैं हम लोग पूरे ईस्टर्न हिमालय का। क्योंकि आपको भी पता है कि उधर साइड में हम लोग बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। तो अगर हमने एक सिस्मिक मैपिंग नहीं की ना, सिस्मिक हजार्ड मैपिंग नहीं की, तो आगे चल के वो सारे प्रोजेक्ट्स तो अगर एक भी अर्थक्वेक आएगा तो सारे दह जाएंगे। तो इससे बढ़िया है ना कि हम अभी से स्टडी कर लें, तब उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट स्टडी है हमारे लिए। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है टूटिंग टाइडिंग सूचर जोन। ये क्या होता है? देखो, टूटिंग टाइटिंग सूचर जोन जो है ना, ये हमारे ईस्टर्न हिमालय का एक पोर्शन है। यहाँ पर आपको भी पता होगा कि जब हमारा मेसोजोइक एरा में या फिर उसके बाद वाले रीजन में जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऊपर के हमारे रशियन या यूरेशियन कॉन्टिनेंट से टकराता है, तो यहाँ पर एक शार्प बेंड है। मतलब हिमालयाज को अगर आप बात करो, अगर मैं मैप बनाऊँ आपके लिए, तो यहाँ पर जो हिमालय वाला रीजन है वो यहाँ से तो सही गया है। यहाँ के बाद आप देखते हो एक सिंटेक्सियल बैंड है। ये जो बेंड है ना, इसी की बात हो रही है कि ये हिसाब टूटिंग टाइटिंग सूचर जोन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका अपना अलग हिसाब चलता है, इसका अलग हिसाब चल रहा है। तो यहाँ पर मैपिंग की ज़रूरत है, इसीलिए ईस्टर्न हिमालयाज पर हमें स्पेशल फोकस करना चाहिए अगर हम ऐसा प्रोजेक्ट्स डेवलप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर टूटिंग टाइटिंग सूचर जोन आपको पता चल गया कि ईस्टर्न हिमालय का पोर्शन इंडो बर्मा रीजन में है, अरुणाचल हिमालयाज का एक पार्ट है। इस पूरे प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या होगा? देखो, दो सिग्निफिकेंस। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई वहाँ पर जब सिस्मिक पोटेंशियल है उस रीजन में, तो कोई भी डेवलपमेंट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, आप देखते हो कि इंडो चाइना रीजन में क्या होता है कि चाइना एक मेजॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को अपना साउथ तिब्बत के अंदर में क्लेम करता है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सिस्मिक जोन को स्टडी करके रखें अभी, कि आगे चल के क्या टोपोग्राफिक चेंजेस आते हैं उनको हम देख सकेंगे। फिलहाल ये सारे टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका ये। नॉर्मली जो सिस्मिक हजार्ड मैप है इंडिया का, वो बेसिकली 4 जोन में डिवाइड है। जोन 2, 3, 4 और 5। पहले जो था ना 5 जोन्स थे, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने उसके सीवियरिटी की बेसिस पर कि अर्थक्वेक कितना सीवियर है, फर्स्ट और सेकंड वाले जोन को मिक्स कर दिया उसने और उसको एक बना दिया जोन 2। तो अभी हमारे पास कितने हैं? 4 जोन हैं, 2, 3, 4 और 5। उनकी अलग अलग यहाँ पर डैमेज कितनी कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पर। जैसे कि अगर माइनर डैमेज अर्थक्वेक आता है तो वो जोन 2 में आता है, और यहाँ पर 5 to 6 mm स्केल पर अगर इंटेंसिटी इतनी है तो चलेगा। मॉडरेट में 7 हो जाता है, मेजर में 7 से ज़्यादा, और पांचवा जो है वो प्रोसिस्मिक, मतलब सर्टेन ऐसे जोन्स हैं जहाँ पर सबसे पावरफुल शॉक्स पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, या फिर सबसे ज़्यादा एक्टिव रीजन है वो अर्थक्वेक का, तो उसको जोन 5 में हम ऐड कर देते हैं। इसको कैसे मेजर करते हैं? देखो, मेजर करने के लिए 3 स्केल्स हैं हमारे पास। एक सिस्मिक वेव स्केल है, एक रिचर स्केल है, एक मर्काली स्केल है। सिस्मिक वेव, जिसको हम लोग सिस्मोग्राफ्स के नाम पर देते हैं, यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक आया तो ये तुरंत डैमेज करके यहाँ पर तुरंत उसने रिकॉर्ड कर लिया। ये एक वर्टिकल सिस्मोग्राफ है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल सिस्मोग्राफ भी आता है। तो ये अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस को पकड़ता है, ठीक है, ऑसिलेशंस को पकड़ने की बात हो रही है। दूसरा आता है हमारा रिचर स्केल। जो रिचर स्केल है ना, वो मैग्नीट्यूड स्केल है। मैग्नीट्यूड स्केल का मतलब क्या है कि उसने 0 to 10 तक एक अलग अलग कैटेगराइज कर लिया है अर्थक्वेक को, कि कितने ऑब्सोल्यूट नंबर्स में ये मैग्नीट्यूड हो सकते हैं। अगर मर्कली स्केल की बात करते हैं, मर्कली स्केल हमेशा इंटेंसिटी के ऊपर जाता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि लास्ट में मर्कली के आई है तो ये इंटेंसिटी मेजर करता है।
ठीक है। ये जो आई वर्ड या इंटेंसिटी स्केल है ये 1 से लेके 12 तक का है और जितना विजिबल डैमेज हो सकता है उसके बेसिस पर ये काम करता है। आने वाले टाइम में एक 22 फरवरी से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है तेजस के नाम से। उसका एक पोर्शन मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ अर्थक्वेक के ऊपर। आप लोग डिटेल से देखिए और समझिए कि अर्थक्वेक के बेसिस में या फिर अर्थक्वेक से रिलेटेड कौन कौन से साइंसेस अटैच्ड हैं। अर्थक्वेक के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि अर्थक्वेक क्या होता है। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप सबके पास फोन होगा, मोबाइल होगा। फोन हमें पता है कि वाइब्रेट करता है। अगर हम इस फोन को एक टेबल के ऊपर रख दें और इसके ऊपर छोटे छोटे थर्मोकोल के बॉल्स रख दें और इस पे कॉल करें, इस फोन में जैसे ही कॉल करेंगे तो वाइब्रेट होगा और वाइब्रेट होगा तो आप देखोगे कि ये थर्मोकोल की बॉल्स एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस होने लगती हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा जो फोन है वो शेक कर रहा है या फिर ट्रेम्बल कर रहा है। ऐसे ही अगर शेक और ट्रेम्बल हमारा अर्थ करने लगता है तो उसके ऊपर रखे हुए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और भी जो इधर उधर की चीजें, सड़कें हम लोग बनाते हैं, मतलब जो भी चीजें ब्रिज बनाते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे ही शेक और ट्रेम्बल वाला इफेक्ट पड़ेगा। इसके चलते जिस हिसाब से थर्मोकोल अपने एक प्लेस से डिस्प्लेस हो गया है, सेम इसी तरीके से ये बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये सब भी एक दूसरे के अगेंस्ट में डिस्प्लेस हो सकती हैं। इस पूरे इवेंट को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा अर्थ क्रस्ट होता है उसका एक सडन मूवमेंट होता है, सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसी के कारण अर्थक्वेक आता है। होता यूं है कि एनर्जी का बहुत तेजी से रिलीज होता है, मतलब तुरंत अचानक से रिलीज होता है, जैसे कि हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में पढ़ा था। अब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में अगर आप इस चीज को पढ़ोगे कि आखिरकार मान लो दो कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं, अगर दो कन्वर्जिंग प्लेट्स आपस में टक्कर कर रही हैं एक दूसरे को, तो ऐसा होगा ना कि एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब ये टूट जाए बिल्कुल से। इसका एक एग्जैजरेटेड वर्जन मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये भाई साहब को आप देखते रहिएगा। इन्होंने क्या किया है कि एक सेटअप लगाया है जिसके बेसिस पर ये दो लकड़ियां हैं जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को डिनोट कर रही हैं, या फिर कोई भी आप क्रस्ट मान सकते हो। वैसे कॉन्टिनेंटल ये क्योंकि ओशनिक होती तो ये अंदर चली जाती है। तो ये दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकरा रही हैं और ये टक्कर इस बेसिस पर ये दिखा रहे हैं कि यहां से ये इनको टाइट करते जा रहे हैं। तो मतलब ये एक दूसरे के अगेंस्ट में चलती जाएगी कुछ इस तरीके से। यहां से ये टाइट कर रहे हैं और फिर यहां पे आपको प्रेशर भी दिख रहा है। तो आप देखो धीरे धीरे ये उठ रहा है और ये अचानक से ऊपर अचानक से उठा है। तो ये जो सडन मूवमेंट रहा है, जो धीरे धीरे मूवमेंट रहा, उससे तो हल्के फुल्के ट्रेमर्स हमको देखने को मिलेंगे ही, लेकिन ये देखो आप जिस हिसाब से ये पूरा ऊपर उठा और इसके ऊपर के जो डस्ट पार्टिकल्स थे ये बिल्कुल हवा में उड़ गए ना। तो कुछ ऐसे ही तरीके से अर्थक्वेक भी होगा कि जब उसका सडन कॉज क्या होगा कि हमारे अर्थ क्रस्ट का सडन मूवमेंट। जब भी ऐसे सडन मूवमेंट्स होंगे किसी भी चीज में, अभी तो हमने कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन की बात की है, ऐसे और भी प्लेट टेक्टोनिक्स के ही थ्योरीज में हम देखेंगे कि उन वजहों से जिससे भी हमारा क्रस्ट डिस्टर्ब हो जाए अर्थक्वेक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहां पर देखो कि जो पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, रिलिक वेव हैं, इनको हम किन किन डायरेक्शंस में देख सकते हैं। यहां पर बहुत ही क्लियरली आप आराम से इनको स्लो करके या फिर आप आराम से इनको थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हो कि कैसे ये डायरेक्शन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब यहां पर अगर हम एग्जाम्पल लें एक ऐसे लैंड सरफेस का जिसमें 3 आइडेंटिकल इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स हैं, मतलब इन तीनों में बिल्डिंग्स जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ हैं, लेकिन इन तीनों के नीचे का की जो जमीन है वो अलग अलग है। कैसे? जो सबसे पहला वाला जमीन है आप देख रहे होंगे, इस पहले वाले जमीन के अंदर बहुत ही लूज सेडिमेंट्स ऐसा कुछ है, मतलब कि जो वाटर सैचुरेटेड सैंड एंड मड वाला कुछ है ऐसा, मतलब कि काफी लूज है ये। जो सेंटर वाला है ये भी लूज सेडिमेंट्स का है लेकिन इससे थोड़ा हार्ड होगा यहां पर। और जो सबसे लास्ट वाला है ये आपका बिल्कुल सॉलिड बेडरॉक का बना हुआ है। और तीनों के ऊपर जो घर हैं वो सिमेट्रिकली इंजीनियर्ड हैं, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ है। तो हमने देखा कि ये सॉलिड बेडरॉक है, लूज सेडिमेंट्स है और ये सैंड एंड मड के बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि एक एक वेव्स को अगर हम यहां से इंट्रोड्यूस कराएं तो कैसे ये लोग मतलब कि बिहेव करेंगे। सबसे पहले हम पी वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो अब ये पी वेव्स है और पी वेव्स कहीं से भी मान लो नीचे यहां पर कहीं अर्थक्वेक होता है तो ये 3 डायरेक्शन में हिल के दिखा ना आपको, तो यहां पर कंप्रेशनल होगा, ये कंप्रेशनल और रेयर फ्रैक्शनल होगा। इसीलिए यहां पर हम देखेंगे कि इन वेव्स का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और बहुत ही कम डैमेज ये लोग कॉज करते हैं। सबसे स्पीड में आता है। लेकिन दूसरा आता है एस वेव जो कि थोड़े धीमे होते हैं पी वेव्स से,
और कुछ कुछ ऐसे ही आते हैं, जैसे कि पी वेव्स आए थे वो तो, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल थे, ये ट्रांसवर्स नेचर में आते हैं। तो इसीलिए देखोगे आप कि ये कुछ दूसरे डायरेक्शन में हिलते हुए दिखें। कैसे? इस डायरेक्शन में। अभी तक ऊपर नीचे हिल रहे थे और ये ग्राउंड मोशन में है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो इसीलिए इनका जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है इससे। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो, द अमाउंट ऑफ ग्राउंड मूव्स एज द वेव पास बाई। तो जो भी एम्पलीट्यूड, जिस अमाउंट से ग्राउंड हिल रहा है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एस वेव का हमने देख लिया कि इसका क्या कारण है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, जिसका नाम है एल वेव्स। तो देखो, एल वेव्स का क्या रीजन होता है, या फिर अभी हम एल वेव्स, लव और रेलिक वेव्स पढ़ते हैं। तो एल वेव्स देखो कैसे रिप्रेजेंट करता है। यहां पर एल वेव हमने देखा है कि ये सरफेस वेव्स आ गए। अब ये सरफेस वेव्स देखो थोड़े स्लो होंगे और ये कैसे कैसे डिस्ट्रक्ट करते हुए चलेंगे। तो अब आप देखो कि जो सबसे सैंड और मड वाला रीजन था वो तो बिल्कुल से डिस्टर्ब हो गया, यहां वाला रीजन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जो सॉलिड बेड रॉक था उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी बैक और फोर्थ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे। अब हम फाइनली पढ़ते हैं रेलिक वेव को। रेलिक वेव सबसे मोस्ट डैमेजिंग वेव होता है। इसके स्पीड देखोगे आप कि ये जहां से भी होके गुजरेगा तो ये पूरा का पूरा मास डिस्ट्रक्शन करते हुए निकलेगा। तो आप देखो, सॉलिड बेड रॉक हो, लूज सेडिमेंट्स हो, या फिर सैंड मड हो, कहीं से भी हो, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक तरीके से ट्रैवल इस हिसाब से करता है कि सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।